यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये आपके लक्ष्य विद सीरीज या प्रोग्राम गाइडेंस प्रोग्राम की आपकी पहली क्लास है। इस वजह से इसको सिर्फ पेड प्रोग्राम में नहीं डाला है हमने, हालांकि इसमें डाला हुआ है इस क्लास को। इसके साथ ही पहली क्लास है तो इसको डेमो के रूप में हमने इसको यूट्यूब पर ही पब्लिश किया है। तो हो सकता है आप यूट्यूब पर इस क्लास को अभी ले रहे हो, ठीक है। अगर आप फिल्म प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या जानकारी चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वीडियो की, उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारे प्लस प्रोग्राम में क्या है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो ठीक है, बिना समय गवाए हुए हम इसको आगे लेके चलते हैं अब। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारी पीडीएफ है। पीडीएफ हम आप प्रीलिम्स प्रोग्राम में सभी को देंगे और ये पूरा करंट अफेयर से चलने वाला है, वो लास्ट आपके प्रीलिम्स तक चलेगा। और प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा आगे इसको हमने डाल दिया। ये प्रीलिम्स इतना क्रिस्प और क्रिस्प कंटेंट रहेगा जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में, जो कि हमने 2025 में करके दिखाया हुआ भी है। उसका प्रूफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आप नए अभ्यर्थी हैं, पुराने अभ्यर्थी हैं, तब भी आप उस प्रूफ को देख सकते हैं। हमने लगातार 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे 2025 में दिखा दिए थे जो कि हमने पढ़ाए हुए थे डायरेक्ट क्वेश्चंस, और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से आए हुए हैं। तो फर्स्ट हमारी न्यूज़ स्टार्ट होती है यहाँ पे। तो करंट अफेयर्स का बैच ये लगातार चलता रहेगा, उसमें ये हमने करंट अफेयर्स देने का वादा किया था, तो वो उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र लगा है, हरियाणा में उद्घाटित हुआ है इसका, ठीक है। अब लिथियम वर्ड आ गया यहाँ पे, तो याद कीजिए 2023 का क्वेश्चन आया था। लिथियम, कोबाल्ट, सीसा, ऐसी जब भी आपको धातुएं देखने को मिलेंगी और अगर वो ब्रॉड लेवल पर यानी भारत के स्तर पर, विश्व स्तर पर आपको देखने को मिल रही है, तो यकीन मानिए वहां से क्वेश्चन आना पक्का हो जाता है। तो अगर इसकी हम फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमको क्या क्या इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये पीडीएफ है, उसको हमने थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से भी बनाया है, क्योंकि अभी मुख्य परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं कई बार बात कर चुका हूँ, तो उसमें मैं ज़्यादा उस पहलू पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। तो क्या है, बेसिक न्यूज़ देखें जो फिल्म्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 20 करोड़ बैटरी जो पैक तैयार करेगी, कौन करेगी, जो इकाई यूनिट वहां पर जो लग रही है, ठीक है, जहां पर हम स्थापित कर रहे हैं, जो भारत की वार्षिक आवश्यकता के 50 करोड़ पैक का लगभग 40% पूरा करेगी। यानी जो भारत की वार्षिक आवश्यकता होती है किसको लेकर, लिथियम आयन बैटरी को लेकर, उसकी कितनी परसेंट पूरा करेगी, लगभग 40% पूरा कर देगी। यानी बहुत बड़ी यूनिट लगने वाली है वहां पर। अब लिथियम आयन बैटरी क्या होती है, अब आता है हमारा प्लेन्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि करंट अफेयर्स, क्योंकि यूपीएससी का पूछने का तरीका हमेशा से यही रहा है कि वो हमेशा डायरेक्ट करंट का अफेयर बहुत कम पूछती है, वो पूछती है हमेशा करंट का स्टैटिक पार्ट, वो हमेशा आपसे पूछती है। तो इसको लेके हम चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे है क्या, लिथियम आयन बैटरी है क्या। सबसे पहले अगर आपको ना भी पता हो तब भी हम यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट वाइज इसके पॉइंट्स देखेंगे, जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। तो ये पहली क्लास थी, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्रीलिम्स प्रोग्राम से तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी क्या है, यह एक रिचार्जेबल बैटरी है। ये पॉइंट याद रखने वाली चीज है कि ये रिचार्जेबल बैटरी है, क्योंकि बैटरीज होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है कि उसको यूज करो और फेंक दो, जैसे कि आपकी जो दीवार घड़ी होती है उसमें क्या होता है, उनको आप यूज करो और उसको फेंकना ही पड़ता है बाद में, क्योंकि वो रिचार्ज नहीं होती हैं, ठीक है। आपके फोन्स की बैटरी होती है वो रिचार्ज होती हैं, ठीक है। और जैसे आपकी जो आपकी कलाई की घड़ी है, हैंड वॉच है आपकी, वो और कई सारी चीजें होती, जैसे रेडियो, अगर आपने रेडियो यूज किया होगा तो उसकी बैटरी आती थी, इतनी बड़े बड़े सेल आते थे उसके, उसको हम यूज करते थे और फिर फेंक देते थे। तो दो तरह की होती है, एक रिचार्जेबल, एक नॉन रिचार्जेबल। जो कि रिचार्ज नहीं होती है, ये क्या होती है, रिचार्ज होती है। तो लिथियम आयन बैटरी कौन सी है, रिचार्जेबल है। अब इसका थोड़ा सा क्या टेक्निकल पार्ट है कि इसमें लिथियम आयन है वो नकारात्मक इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट, याद रखना है ग्रेफाइट, सकारात्मक इलेक्ट्रोड लिथियम ट्रांजिशनल मेटल ऑक्साइड के बीच गैर जलीय इलेक्ट्राइट के माध्यम से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय संचरित होते हैं। हालांकि फिल्म्स में ये नहीं पूछा जाएगा, बेसिक नॉलेज है, याद क्या रखना था, ये रिचार्जेबल बैटरी है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या याद रखनी है, सेकंड इसमें कि इसी किन प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। अभी हम इसको भी देखने वाले हैं कि ईएमसी है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना है क्या, इसको भी देखने वाले हैं। अब इसके लाभ क्या क्या है, ये लाभ आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपोर्टेंट है। और अगर आप फिल्म्स में यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो पूछेगा कैसे, वो आपको स्टेटमेंट बना के देगा, जैसे कि ये 75 से लेकर 200 इतनी किलोवाट क्या ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। कॉम्पैक्ट डिजाइन है, लंबे चार्जिंग चक्र चलते हैं इसके, ठीक है।
तो वो उसका उलट कर सकता है, जैसे कि वो डेटा गलत दे सकता है यहाँ का डेटा, या वो हो सकता है कि शॉर्ट टाइम है इसका, जो चार्जिंग चक्र है वो शॉर्ट है, यानी लघु अवधि है, तो वो ये लिख सकता है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना ये लंबे चार्जिंग चक्र में लेके चलती है, यानी लंबे समय तक इसको चार्ज किया जा सकता है। सेकंड, हल्की एवं कम विषाक्त धातुएं हैं। अब एक स्टेटमेंट बन सकता है कि ये बिल्कुल भी विषाक्त नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसने क्या बोला, कम विषाक्त है, हालांकि विषाक्त है, यानी जहरीली है और हल्की भी है। पारंपरिक लेड एसिड बैटरी की तुलना में हल्की है। लिथियम और कार्बन इलेक्ट्रोड अपेक्षाकृत सुरक्षित भी है, ठीक है, अन्य बैटरियों की तुलना में ये सुरक्षित है। अब उत्कृष्ट प्रदर्शन बहुत अच्छा है, यानी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देती है। कैसे, अच्छा साइकिल स्थायित्व है, अच्छा साइकिल यानी बहुत लंबे चक्कर चलता है इसका, यानी अच्छी चलती है। इफिशियंसी अच्छी है और विश्वसनीयता भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये अच्छा काम करती है। कम सेल्फ डिस्चार्ज है। अब एक वर्ड यहाँ पे आया है, सेल्फ डिस्चार्ज। सेल्फ डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी बैटरीज ऐसी होती हैं जिनको अगर हम यूज ना भी करें फिर भी वो कम हो जाती हैं। कई सारे उपकरण होंगे ऐसे, आप जो ये नहीं बोलते बैटरी बैठ गई है, जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, देसी भाषा में, उसको वो बैटरी बैठ गई है, तो क्या होता है वो सेल्फ डिस्चार्ज हो जाती है। हालांकि इसमें जो प्रवृत्ति दिखाई जाती है वो कम होती है, यानी ये डिस्चार्ज खुद से बहुत कम देखने को मिलेगी, यानी ये अच्छी बैटरी होती है। अब चुनौतियां क्या है, चुनौतियां ये मेंस के परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लेवल पर ये क्वेश्चंस नहीं पूछ जाएगा। ये याद रखने वाला पॉइंट है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से कि चीन वैश्विक लिथियम उत्पादन का 50% और लिथियम आयन बैटरी उत्पादन का 70% नियंत्रित करता है, यानी चीन प्रथम नंबर पे आता है, यानी फर्स्ट नंबर पे आता है। सुरक्षा खतरे, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, गलत हैंडलिंग पर विस्फोट का खतरा होता है। पर्यावरणीय प्रभाव भी वही होते हैं कि 2000 टन पानी की आवश्यकता होती है इसके लिए, यानी पानी की बहुत अधिक खपत होती है। इसको क्या बोलते हैं, जल गहन क्या है, ये वस्तु है या धातु है या जो यूनिट है वो है, इकाई है। भारत में रिसाइकलिंग यूनिट्स की कमी है, जो रिसाइकिल कर पाती है इसको, यानी बैटरी अगर यूज हो गई, खराब हो गई, तो इसको रिसाइकलिंग करने वाली यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो बहुत कम है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर क्या होता है, योजना क्या है। इसको लॉन्च किया गया 2012 में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। यूपीएससी प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, कि वो किसी भी योजना को पूछती है, किसी भी संगठन को पूछती है, संस्थान को पूछती है, तो वो ये पूछती है कि ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये इस योजना के अंतर्गत आता है, ये इस संस्थान के अंतर्गत आता है, क्या ये यूएनडीपी के अंतर्गत एक निकाय है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। अगर आप सीरियस अभ्यर्थी होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, PY2 देखे होंगे, तो आपको ये चीज पता होगा। तो ठीक है, तो याद रखना है, तो EMC जो योजना है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्य करती है योजना। उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, बैटरी, इसकी चिप वगैरह, एंड जो फोन्स वगैरह होते हैं, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, AC, फ्रिज वगैरह, सभी चीजों से रिलेटेड क्या करना है, इसको यूनिट्स की स्थापना कैसे होती है, इसी योजना के अंतर्गत होती है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं, अनुदान सहायता। EMC जो योजना है उसमें दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होती है ग्रीन फील्ड, एक होती है ब्राउन फील्ड। अब आपके लिए ठीक है, ये तो जरूरी है कि इसके परियोजना लागत करनी है 50%, ये आपका प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स में जो पूछा जा सकता है वो है कि इसका क्या, इकोनॉमी का पार्ट। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो किसका पार्ट था, आपका साइंस एंड टेक का। ठीक है, इसको हम आगे जाके देखते हैं जिस तरह से। हाँ, तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में अंतर क्या होता है, इसको देखते हैं। अगर आपने इकोनॉमी पहले से अच्छा पढ़ा होगा, अगर आपको हो सकता है आपको पता भी हो, ना पता हो तो हम बता देते हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि किसी नए क्षेत्र में एक नए तरह से फैक्ट्री को स्थापित करना। जैसे मान लीजिए मैंने जमीन ली, भूमि अधिग्रहण की, फिर उसमें एक फैक्ट्री लगाई, फिर मैंने मजदूर लाया, ये चीजें सब कुछ, यानी मैं फैक्ट्री स्थापित कर रहा हूँ स्टार्टिंग से 0 to 100, तो इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। आपने FDI में सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सुना होगा आपने, कि FDI आता है तो वो दो तरीके से आता है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। तो एक तरीका क्या होता है कि एक निवेशक आया, मान लीजिए मुझे पैसे अपने इन्वेस्ट करने हैं, निवेश करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक नई फैक्ट्री खुद से खोलूंगा, 0 से लेके 100 तक जो चीजें होंगी मैं खुद से करूंगा। एक होती है ब्राउन फील्ड, यानी पहले से स्थापित जो फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं, मैं क्या करूंगा, इनके पास जाऊंगा, बोलूंगा मैं आपको इन्वेस्टमेंट देता हूँ, आप इसमें ये सुधार कर लो, यानी मैं उसका मालिक भी बन जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट भी कर दूंगा, तो साथ में मुझे ये जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे भूमि का अधिग्रहण करना है और भी चीजें करनी है। अब ये बड़ा एक खुद में एक टॉपिक है, ब्राउन फील्ड FDI के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, तो मैं थोड़ा अभी आपको समझा देता हूँ कि दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। आपको अभी लग रहा होगा
कि सबसे अच्छी चीज़ तो ये है ना ब्राउन फील्ड वाली, कि जाओ और कर लो। ये इन्वेस्टर के लिए भी आसान होती है, लेकिन कोई देश चाहता है हमेशा कि ग्रीन फील्ड योजना के तहत क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ग्रीन फील्ड आता है तो वो अपने साथ नई फैक्ट्रीज खोलता है। पुरानी फैक्ट्रीज चलती रहती है, वो नई फैक्ट्रीज खोलता है, नई यूनिट्स लगाता है, उससे क्या होता है, रोजगार होता है। हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी आती है, नई 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 तकनीक आती है, नया बिजनेस मैनेजमेंट आता है, हर एक चीज़ नई आती है। यहाँ से क्या होता है, अगर भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो क्या वहाँ की ज़मीन की रेट बढ़ जाएंगी, प्राइस बढ़ जाएंगी, तो उससे हुआ क्या, हमारा जो मांग और आपूर्ति का जो सिद्धांत होता है उसमें उसको बढ़ावा या उस चक्र को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ यहाँ पर रोक देते हैं। आप समझे होंगे कि ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सीधा सा अगर आप ना भूलना चाहें तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो ग्रीन का मतलब ये नहीं बोलते ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल यानी निकल जाओ, बिल्कुल साफ साफ सुथरा हरित पर्यावरणीय ग्रीन फील्ड। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कुछ नहीं था, वहां पे पेड़ लगे हुए थे, हमने उनको काट के क्या किया, फैक्ट्री लगाई है। ठीक है, और ब्राउन फील्ड माने पहले से लगी हुई है, तो वो ब्राउन कलर का दिख रहा है। अब परियोजना लागत 75%, ये बस बेसिक डेटा है, आपके प्रीलिम्स में काम नहीं आएंगे, मेंस के पर्सपेक्टिव से काम आ सकते हैं। कि डायरेक्ट अगर ईएमसी योजना से भी क्या आ गया, आपका क्वेश्चन आ गया, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब BIS, ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, ये क्या है, ये इसी से रिलेटेड क्या न्यूज़ जो आई थी आर्टिकल, उसी से लिंक ये अब मुझे ये संस्थान मिला। ठीक है, ये संगठन मिला। ये है क्या, ये क्या बनाता है, पैमाना बनाता है, मानक बनाता है। मानक जैसे आपने बहुत सारी जो स्टील या लोहे की चीजों पर देखा होगा ISI का निशान, तो ये किसने बनाया है, वो इसी ने बनाया है, इसे BIS ने। मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जा मतलब इसी तरह की जो बोर्ड होते हैं, कोई संस्थान होती है, इसके बारे में यूपीएससी पूछता है। तो अगर इससे पूछा तो क्या पूछ सकता है, वो मुख्यालय पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है। संगठन का स्वरूप क्या है, राष्ट्रीय मानक निकाय है, बॉडी है। अधीनस्थ मंत्रालय क्या है, मैंने अभी बात की थी कि वो अंडर पूछता है कि इसके अंडर काम करता है, तो किसके अंडर काम करता है, ये उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये आपको याद करना है, और याद रखिए हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो प्रिलिम्स का हम पढ़ा रहे हैं कंटेंट, क्योंकि ये पेड प्रोग्राम की क्लास है, यूट्यूब पर अभी प्री पब्लिश की गई है पहली डेमो के रूप में, तो हम इसमें क्वालिटी कंटेंट देते हैं, जो फालतू का उसको हम पढ़ाएंगे भी नहीं। कानूनी आधार क्या है, ये भी जरूरी है। वर्तमान में क्या कर रहा है, ये इतना जरूरी नहीं है कि 1986 जो पुराना हो चुका है, अभी काम कर रहा है BIS किसके अंतर्गत, BIS एक्ट 2016 के अंतर्गत ही काम कर रहा है। तो आपको इतनी चीजें याद करने की जरूरत है। अब इसके थोड़े से कार्य देखने पड़ेंगे, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि बेसिकली ये है क्या। ये मानक का निर्माण करता है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि पेट्रोल लीटर में आता है, आटा किलोग्राम में आता है, तो इसका जो पैमाना अलग अलग बनाया, तो किसी न किसी ने तो बनाया होगा। तो ऐसे ही मानक कौन बनाता है, BIS। हमारे पास एक संगठन है, एक बॉडी है, एक निकाय है, तो उसी का नाम क्या है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो। प्रमाणन, ISI मार्क देखा होगा आपने किस पर, 3 सेट लगी रहती हैं मकान की छतों पर, टंकी आती हैं, लोहे की टंकी, प्लास्टिक की टंकी, उसमें। और हॉल मार्किंग किस पर होती है, सोने और चांदी की चीजों पर होती है। ठीक है, और प्रयोगशालाओं का संचालन ये करता है। तो ये न्यूज़ आपकी खत्म हो जाती है यहाँ पर, कि पूरा हमने इसमें लिथियम देखा, लिथियम की चीजें, और इसमें हमने क्या BIS भी देख लिया। ठीक है, जो इंपोर्टेंट थी फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से, वो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और थोड़ा सा जल्दी भी करूंगा और थोड़ा सा इलेबोरेट भी करूंगा, इसका बैलेंस लेके चलेंगे हम साथ साथ में। और हमेशा यही लास्ट जब एग्जाम तक ऐसे ही क्लासेस आपके रहेंगे फिल्म्स के प्रोग्राम में। अब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन क्या है, समझौता मणिपुर। मणिपुर में एक समझौता हुआ है, हाल की घटना में क्या हुआ है, केंद्र सरकार मणिपुर सरकार तथा कुकी जो क्या है, जनजाति, जोमी जनजाति, हमार उग्रवादी समूह है, एक जनजाति भी है, एक उग्रवादी समूह है, जो क्या हमेशा विरोध करते रहते हैं सरकार का विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर। त्रिपक्षीय क्या हुआ है, नवीनीकरण हुआ है समझौते का, यानी समझौता पहले हो चुका था, उसको नया अपडेट किया है। ठीक है, समझौते के बारे में कब, ये लागू होने की तिथि कब थी इसकी, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की 2008। उद्देश्य क्या था, वही हिंसक गतिविधियों को रोकना, आपकी जो मांग है उसको पूरी करेंगे, बस आप सरेंडर कर दो, ये चीजें वैसे तो बेसिकली होता है। उत्तर पूर्व भारत के अन्य शांति समझौते कौन कौन से हैं, NLFT आपसे डायरेक्ट पूछेगा नहीं, हो सकता है पूछ भी ले, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा,
ये अगर आप मेंस के टॉपिक पढ़ोगे ना तो आपको मेंस के टॉपिक को मिलेगा, जो हम उग्रवाद पढ़ते हैं उत्तर पूर्व में, उसमें आपको यही टॉपिक मिलेगा और आपको ये पढ़ना पड़ेगा, वो भी पूरा एलेबोरेट करके कि ये चीजें हैं क्या, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कब बना, क्यों बना, फिर एसडी कौन था, और कई सारे, अरुणाचल प्रदेश में कौन था, आपका मिजोरम में कौन था, मणिपुर में कौन था, त्रिपुरा में कौन था, ये आपको पता चलेगा। ये बोडो समझौता कब हुआ, 2020 में। करबी समझौता कब हुआ, 2021 में। हो सकता है इसकी लाइन पूछ ले, ठीक है, कि पहले क्या हुआ, टाइम लाइन पूछ ले इसकी, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या आया था अभी करंट अफेयर्स में, क्या आया अभी करंट अफेयर्स में हमारा आया क्या, मणिपुर, मणिपुर सरकार। तो मणिपुर क्या है, हमारी थीम है, पीवाई की थीम। हमारा करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स आया उसको पढ़ा दिया। हमारा करंट अफेयर्स किससे किससे लिंक होता है, हमारा करंट अफेयर्स लिंक होता है स्टैटिक से। स्टैटिक के साथ ही होता है वो पीवाई क्यू से, क्योंकि यूपीएससी का पूछने का तरीका ही यही होता है कि वो प्रिलिम्स में क्वेश्चंस कैसे बनाता है, वो बनाता है कि वो आपका करंट अफेयर्स लेता है, उसको स्टैटिक के साथ लिंक करता है और उसको पीवाई क्यू के साथ लिंक करता है। तो हम देखते हैं तो इससे इसका स्टैटिक पार्ट क्या है। स्टैटिक पार्ट इसका आपको देखने को मिलेगा, मणिपुर की जो राजनीतिक, जो उसकी सीमा है, मुख्य चीज उसकी राजधानी, बेसिक नॉलेज है, नहीं पूछो यूपीएससी लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। अब अब क्या, इसके बाद आपकी भौगोलिक स्थिति, वहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं, वहां से कौन सी नदी निकलती है, वहां कौन सा नेशनल पार्क है, क्या ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा है, याद आ गया होगा अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा होगा। तो वो क्वेश्चन कौन सा है, वो ये वाला है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये मणिपुर में। जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे एग्जैक्ट याद आ गया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि मुझे ये याद नहीं था कि 2015 में, 16 में या 18-19 में कब पूछा गया, लेकिन मुझे ये था कि 2013 से लेकर 17-18 के बीच में कभी पूछा है। और केवल लामजाओ उसके विकल्प में था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, या सॉरी डायरेक्ट क्वेश्चन उसके विकल्प में था। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा था कि फ्लोटिंग पार्क था, ठीक है। तो केवल लामजाओ आप नेशनल पार्क है, वो उसको दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। इससे दोबारा क्वेश्चन आ सकता है, और 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, मणिपुर के यही केवल लामजाओ के ऊपर। इसको फुंदी बोलते हैं, ठीक है। जो लोकटक पर तैरने वाले सतह होते हैं ना, पत्ते के टाइप के दिखेंगे आपको, जैसे कि पेड़ के पत्ते होते हैं वो बड़े, जैसे केले के पत्ते होते हैं वो वैसे दिखेंगे, तो फुंदी बोलते हैं उसको। उसके ऊपर मकान भी बन जाते हैं, यानी मकान बने हुए हैं लोगों को, वहां पर आदमी रह रहे हैं। जैसे कि ये फ्लोटिंग पार्क होता क्या है, हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आप वहां पर गए, आपने अपना मकान बनाया उसके ऊपर, हो सकता है आज शाम आप दूसरे पड़ोसी के साथ रह रहे हैं और सुबह हुई तो पड़ोसी आपका कई किलोमीटर दूर चला गया, यानी तैरते चले गए दूर दूर। तो यही हमारा क्या, ये केवल लामजाओ नेशनल पार्क। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने आपको पीवाईक्यू ऐड करके दे दिया है। अब स्वयं सहायता समूह, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपोर्टेंट है, इसमें प्रीलिम्स का कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एसएचजी होता क्या है, और साथ में अगर इससे रिलेटेड क्या आता है, कोई पॉलिसी आती है, कोई डेटा आता है, तो वो इंपोर्टेंट होता है किसके लिए, वो इंपोर्टेंट होगा आपका किसके लिए, वो आपके इंपोर्टेंट होगा प्रीलिम्स 2026 के लिए, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, डेटा वगैरह आएगा तो मैं आपको समय आते बता दूंगा प्रीलिम्स प्रोग्राम में, और संभव होगा तो मैं आपको भी बता दूंगा यूट्यूब पर। विचार की उत्पत्ति कैसे हुई, ये प्रमुख तथ्य हैं, इसको देख लीजिएगा आप। सिंपल सी समझाने वाली कोई चीज नहीं इसमें, उसको लेके हम आगे चलते हैं। हाँ, अब बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आता है आपका, कौन सा, दादा भाई नौरोजी 200वीं जयंती मन रही है 2025 में। कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कैसा सुना सुना सा। मैंने बोलता हूँ ना कि अगर किसी की 75वीं वर्षगांठ, जयंती, पुण्यतिथि अगर मनती है, उसको हम उत्सव मनाते हैं उसके ऊपर, तो क्वेश्चन जरूर आता है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आया, मैंने बोला था बिल्कुल, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, अगर ऐसा होता है तो। कब जन्म हुआ था इनका, 4 सितंबर 1825 में, बम्बई में पारसी परिवार में, ठीक है। अब आपको क्या करना, सिर्फ ये याद नहीं करना कि सिर्फ 2 साल हो गए हैं तो ये याद कर लिए खत्म हो गया, नहीं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। तरीका जो हम पढ़ाएंगे आपको, वही तरीका सबसे बेस्ट होगा, और उसी से आपका प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होने वाला है 2026 का। क्योंकि जो प्रीलिम्स के बैच में जुड़े हुए हैं उनको पता है ये गारंटेड बैच है। मेन 21 टेस्ट जो टेस्ट सीरीज रहेगी, उसमें से सिर्फ 8 टेस्ट में भी अगर आपने फुल मार्क्स लिया, यानी हाई स्कोरर, फुल मार्क्स नहीं बोलेंगे, हाई स्कोरर, भले ही आपके 80 मार्क्स हो, 70 हो, 60 हो, 50 हो, सबसे ज्यादा होने चाहिए, जो अन्य अभ्यर्थी दे रहे हैं उनसे ज्यादा होने चाहिए। 21 में से सिर्फ 8 में अगर आपने अच्छे मार्क्स ले आए, हाई स्कोर रहे, तो आपकी फुल फीस रिफंड कर देंगे हम, कब, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है। और हमें पता है 8 में से अगर आप ज्यादा ले आएंगे तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई 100% हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, जो क्वालिटी कंटेंट हम देंगे, तो वही कंटेंट से क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। शिक्षा कहाँ से प्राप्त की,
एल्फिंस्टन कॉलेज से गणित और प्राकृतिक विज्ञान के ये क्या थे, इन्होंने शोधार्थी थे। ठीक है, विशेष क्या है, 1855 में लंदन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाले पहले भारतीय थे। अगर कोई चीज पहली होती है, पहली बार शुरू हुई है, पहला कोई व्यक्ति है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लंदन विश्वविद्यालय में 1855 में प्रोफेसर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो आज माइंड में डाल लीजिए बस इस फैक्ट्स को। ठीक है, राजनीतिक जीवन कौन सा था, 1852 में ब्रिटिश हाउस कॉमन्स की इंडियन सेलेक्ट कमेटी के सामने इन्होंने गवाही दी। ब्रिटेन 1867 में क्या किया, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। यूपीपीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है, यानी अगर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है, करंट अफेयर्स में है, तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आएगा। गांधी जी से इस बार क्वेश्चन क्यों आए, क्योंकि उनकी वर्षगांठ को कितने साल हो गए थे, 75, सॉरी उनकी जो पुण्यतिथि है उसको कितने साल हो गए थे, 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए 2025 में। 50 में उनकी मृत्यु हुई थी या शहीद हुए थे, पुण्यतिथि थी उनकी, तो अब उनके 75 वर्ष पूरे हुए थे गांधी जी के। अब इंडियन नेशनल एसोसिएशन आनंद मोहन बोस के साथ ये जुड़े थे, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। करंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, खत्म हो गया। यूपीएससी के लिए अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसका मतलब है कि उसको आपको उसका स्टैटिक पता होना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स बैच में हम आपको स्टैटिक ही बताने वाले हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी किसने, दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस की अध्यक्षता की इन्होंने कितनी बार, 4 बार की इन्होंने। कब, 1886, एक साल बाद दी, 81 में बनी ये, और सेकंड जो आपका अधिवेशन हुआ कांग्रेस का तब 1886 में कोलकाता में हुआ, 1893 में लाहौर में। हो सकता है ये मिलाने को आ जाए, आप बोलोगे सर ये तो बहुत फैक्चुअल पूछ लिया तो हमको पता नहीं था, तो पता होना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक ही इंपोर्टेंट है। अब ये नहीं पता होगा, देखो जो हमारे फिल्म्स के स्टूडेंट्स होंगे प्रोग्राम के, वो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 1906 में कोलकाता में इन्होंने किया। और याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है स्वराज्य वाले से, सेल्फ गवर्नमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, स्वराज्य का जो कॉन्सेप्ट था वो कब स्टार्ट किया गया। तो बंगाल विभाजन आंदोलन के दौरान। ठीक है, क्योंकि 1905 में विभाजन हुआ था आपका, 1905-6। ठीक है, तो वहां पर क्या था, स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। तब इन्होंने क्या किया था, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1906 में कोलकाता में। याद होना चाहिए, ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू का, तो रट लीजिए बिल्कुल इसको अच्छे से। 1892 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी प्रत्याशी के लिए चुने गए थे। ये पहले भारतीय सांसद थे जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे थे जाकर, पहले भारतीय। तो यहाँ पर 2 फैक्ट थे मेरे, कौन कौन से, एक पहली बार प्रोफेसर बने लंदन यूनिवर्सिटी में जाके। ठीक है, और फिर लंदन में ही कहाँ पे, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या बन गए, सांसद बन गए। इन्होंने क्या दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ही है। पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, करंट में है, स्टैटिक में है, पीवाईक्यू में। अब और इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस लगता है आपको इसका। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत क्या बोलता था, वो बोलता था कि इन्होंने ही सिखाया हमको, पहले तो लोग जानते नहीं थे ना कि हो क्या रहा है हमारे साथ। इन्होंने सिखाया भारतीयों को कि ये क्या कर रहे हैं, अंग्रेज यहाँ से धन को ले जा रहे हैं और उठा के ब्रिटेन में डाल दे रहे हैं, यानी हमारा जो धन है उसको चूस रहे हैं और उसको बाहर बाहर ले जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत क्या, धन के निष्कासन का सिद्धांत, हिंदी में क्या बोलते हैं, धन के निष्कासन के सिद्धांत। मुख्य कारण क्या है, ये लिखे हुए हैं जो आपके बुक्स में भी लिखे रहते हैं, बेसिक आप इसको पढ़ सकते हो पीडीएफ के द्वारा भी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फिर, पावर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया, बुक का नाम याद रखना है इनकी। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाए कि ये बुक किसकी है, पावर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया किसकी बुक है, तो आपको पता होना चाहिए दादा भाई नौरोजी की। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है, देखो, भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन तो आया हुआ है, मैंने बोला था स्वदेशी से क्वेश्चन आया हुआ है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान आए थे, मैंने बताया था अभी आपको, बंगाल विभाजन के विरुद्ध के आंदोलन जो हो रहा था उस समय आए थे। तो यानी पीवाईक्यू देखो, हमारा जो पीडीएफ मिला करेगा वो हर बार आपको विद करंट प्लस स्टैटिक प्लस आपका पीवाईक्यू। और इस पेपर से, इस जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है, इससे बाहर बहुत मुश्किल जाएगा। 100% क्वेश्चन में से आपके 80% 70% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और आप इसको अच्छे से पढ़ लो, आपको मार्क्स कितने लाने हैं, 50%, ईजिली आपको क्वालिफाई हो जाएगा प्लीज। पारसी समाज में शिक्षा सुधारक थे, सामाजिक योगदान इनका था। नेहरूजी वेलफेयर एसोसिएशन अन्य परोपकारी संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई थी। महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे।
यूपीएससी कभी कभी क्या करता है, वो बेसिक जानकारी भी पूछता है कि ये क्या करते थे। जैसे कि मान लीजिए राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि वो महिलाओं के शिक्षा के प्रति समर्थन करते थे, महिलाओं का सती प्रथा का विरोध करते थे, ठीक है। उनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। तो हम जो बात करते हैं पूरा पीवाईक्यू बेसिस पर ही बात करते हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और फैक्ट क्या है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हो सकता है प्रीलिम्स में ये पॉइंट्स आ जाए। बहुत कम पॉइंट्स बताए मैंने, ज्यादा पॉइंट्स नहीं बताए आपको। एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। गांधी जी इन्हें दादा भाई कहकर संबोधित करते थे। इसी के साथ ही करंट है, पीवाईक्यू है, स्टैटिक है। इसी का कोर एरिया देखते हैं हम। कोर एरिया यानी आसपास का एरिया, ठीक है। वो ये है, दादा भाई नौरोजी, आरची दत्त, रमेश चंद्र दत्त कौन थे, आर्थिक आलोचक थे, जो यहाँ पे नाम भी दिया है इनका इसमें। हाँ ये दिया है देखो, आरची दत्त, ये आरसी दत्ता आपका नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसको ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, आपको दिख जाएगा। ये आरसी दत्ता आपको दिख रहा है ये। और इन्हीं की बुक का नाम क्या था, जैसे हाँ, इन्हीं की बुक का नाम क्या है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल इनकी बुक का नाम है। एक और नाम है एमजी रानाडे। इनकी बुक का नाम क्या है? क्या बुक्स के नाम पूछा है यूपीएससी ने? हर बार तो पूछ रहा है, हर बार पूछ रहा है। 24 में पूछा, 23 में पूछा, 22 में पूछा, लगातार पूछ रहा है। भले वो एंशियंट लिटरेचर पूछे, मिडाइवल के लिटरेचर पूछे, बुक्स पूछे किसी की मॉडर्न में आके, तो वो पूछता है। एक साल उसका छूटता होगा, गैप आता होगा, फिर वो हर साल पूछेगा, ठीक है। तो याद रख लीजिए, एमजी रानाडे की बुक कौन सी है? ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। इनकी एक और बुक अगर मैं याद कर पाऊँ अच्छे से, तो इनकी एक और बुक है सोशियो रिलीजियस, ऐसे ऑन सोशियो रिलीजियस नाम से एक बुक और है इनकी, ठीक है। ऐसे ऑन सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ऐसे नाम से इनकी बुक है। थोड़ा एक वर्ड इधर उधर हो सकता है, आप सर्च कर लीजिएगा एक बार, ठीक। अभी मैं याद कर पा रहा हूँ, सोशियो रिलीजियस नाम से उनकी एक बुक है। तो इनकी बुक, एमजी रानाडे की बुक कौन सी है? एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। उनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम? जल्दी से बताइए। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम था? अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अब एस सुब्रमण्यम अय्यर, मैंने इनका नाम क्यों डाला? क्योंकि ये लिखा हुआ है देखो, ये। और पीवाईक्यू है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ में मैं कुछ बोलते जाऊंगा ना कि इसको पढ़ लेना, तो उसको हल्के होमवर्क की तरह नोट डाउन करते जाओ। 2 या 3 दिन के अंदर पूरी चीजें पढ़ लेना जो मैं आज बोलने वाला हूँ, ठीक है। और जो आप सब जैसे प्रीलिम्स के प्रोग्राम के अभ्यर्थियों को पता है कि 12 तारीख को उनका टेस्ट है, तो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे, वो यहीं से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, तो जो मैं बोलूंगा ना पढ़ने के लिए, वहां से भी क्वेश्चन होंगे। तो इनकी बुक का नाम क्या है? इकोनॉमिक लाइफ इन अ मालाबार विलेज, ए स्टडी इन इंडियन रूरल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इतनी लंबी याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, इकोनॉमिक लाइफ इन ए मालाबार विलेज। ब्रिटिश संसद में इन्होंने भारतीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे क्या स्तर पर उठाया था? 1906 में उन आईएनसी के अधिवेशन में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों गुटों को साथ लाने का प्रयास किया था। यानी उदारवादी और उग्रवादी जो गुट हो गए थे अलग अलग, उनको साथ लाने का प्रयास किया था कितने? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने खत्म कर दिया करंट अफेयर्स का। पीवाईक्यू पढ़ लिए, स्टैटिक पढ़ लिया, और हम प्रीलिम्स के प्रोग्राम में ऐसे ही पढ़ने वाले हैं पूरा, ठीक है। अब आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय पर। ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय रहा। इस रिलेटेड आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया किसने था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है। तो वो बनवाया था गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने। स्थान कहाँ है? बिहार, राजगीर। स्वरूप क्या है ये पता होना चाहिए। विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी हॉस्टल सर्विस भी थी, जो कि आज हम दे रहे हैं ना मॉडर्न जमाने में। तो हॉस्टल भी था साथ में, कि वहां रहते थे और वहीं पढ़ते थे साथ में। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र। अन्य प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तक्षशिला, कहाँ? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास तक्षशिला, और विक्रमशिला। आपको पता होना चाहिए ये भी क्या थे? इनके शिक्षा केंद्र थे भारत के उस समय के। संरक्षक शासक कौन कौन थे? हर्षवर्धन, हर्ष साम्राज्य के जो प्रमुख सम्राट थे, जिनके नाम पे ही क्या साम्राज्य का नाम है? हर्षवर्धन। और पाल शासक। पाल शासक से रिलेटेड क्या? बौद्ध साहित्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा संरक्षण भी दिया था। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, देखिएगा जाके। और कब का क्वेश्चन है?
2021 या 22 का, और किसी का नहीं हो सकता, 21 या 22 का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। विद्वान एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी कि चारों ओर से हमारे यहाँ पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, दक्षिण कोरिया वगैरह, ये पूरे एरिया, थाईलैंड वगैरह, कंबोडिया, इन सभी जगह से कहाँ आते थे, यहाँ पर पढ़ने आते थे लोग। चीनी यात्री हैंसंग आए थे। ये कब आए थे? इन्होंने नालंदा की विद्वता वास्तुकला का वर्णन किया है। हैंसांग से वैनसांग बोले या हैंसांग बोले, कुछ भी बोल सकते हैं आप, आपको पता होना चाहिए बेसिक टर्म। हैंसांग से क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स की, में हिस्ट्री के अंतर्गत। यूपीएससी प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है हैंसांग का, कि हैंसांग बताते हैं कि उस समय जो भारत था वो लूटपाट से बिल्कुल मुक्त था, चोरी वगैरह नहीं होती थी। और सबसे मतलब हंसने वाला वो था ये वाला जो स्टेटमेंट था, क्योंकि हैंसांग को खुद लूट लिया था। जब रास्ते में ये आ रहे थे वहां से, चाइना से अपने भारत में, तो भारत में एक जगह इनको लूट लिया था, इनके साथ लूट मार हो गई थी। तो वैसे ही अगर उस स्टेटमेंट को आप गलत कर देते तो पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाता। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में ये फायदा होता है यूपीएससी पैटर्न में, कि आपको पता हो कि एक स्टेटमेंट गलत है तो आप सभी को क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। अब हैंसांग कब आए? हैंसांग आए क्या? हर्षवर्धन के साम्राज्य, हर्षवर्धन के काल में। आप हिस्ट्री में भी पढ़िएगा, आपका टॉपिक है हर्षवर्धन में, जो आपके कुंभ टाइप का होता था, जो आपकी संगीति होती थी, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। अब हैंसांग आए हर्षवर्धन के टाइम पे, याद कैसे करना है? और फायान आए किसके टाइम पे? विक्रमादित्य के टाइम पर। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, गुप्त साम्राज्य में। अब याद आ गया आपको? तो फायान उस टाइम उस समय आए थे। अब इनकी बुक का नाम याद रख लीजिए, इनकी बुक का नाम इसमें लिखा नहीं हुआ है पीडीएफ में, अभी मुझे याद आया, जैसे कि इनकी बुक का नाम है, हाँ, तो इनकी बुक का नाम है, तो हैंसांग की बुक का नाम है सीयू की। आपको पता भी होगा, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता होगा सीयू की और फोको की। अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सीयू की और फोको की। तो एक ट्रिक तो है कि फायन हैंसांग में भी डिफरेंस होता होगा कि ये किस टाइम पर आए, ये किस टाइम पर आए। तो हैंसांग का हा और हर्षवर्धन का हा, तो हैंसांग हर्षवर्धन के समय, ठीक है। और फोको की किसने लिखी? फायान ने। फायान यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लगता है, ठीक है, फायान ने। तो फायान फोको की, फा और फा, फिर बची एक सीयू की, वो हैंसांग की हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स खुद से बना लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। बाकी आप जो मैंने ट्रिक्स बताई आपको, ये भी इससे अच्छे से याद कर सकते हो। बाकी आपको पतन पता ही है, बख्तियार खिलजी ने क्या कर लिया था इसमें, इसको नष्ट कर दिया था पूरा, इसमें आग लगा दी थी पूरी, ठीक है। और कहते हैं कि कई महीनों तक ये जलती रही थी इसकी किताब, मतलब इतनी ज़्यादा बुक्स थी यहाँ पर कि कई महीनों तक जलती रही थी ये। अब इम्पोर्टेंट है क्या, ये क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का स्थल है ये, यानी यूनेस्को का स्थल है। और यूनेस्को का जो स्थल होता है, तो यकीन मानिए मैक्सिमम क्या होता है, चांसेस होते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन वहां से आ जाए। अब इथेनॉल उत्पादन पर आते हैं। इथेनॉल आप बहुत पढ़ रहे होंगे अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप समझ रहे होंगे किस किस लिए न्यूज़ में है और हम इसको क्यों पढ़ने वाले हैं। अब इसमें पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इथेनॉल क्यों है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम। इथेनॉल E20 आ चुका है आपका। E20 मतलब क्या होता है कि हम क्या, पेट्रोल में, जो आपका पेट्रोलियम है उसमें क्या, पेट्रोल में हम क्या मिलाएंगे, 20% इथेनॉल मिलाएंगे। अब ये मिलाने का कब तक का कॉन्सेप्ट था? हमारा लक्ष्य था कि हम 2030 तक ये काम कर पाएं, लेकिन हमने कब करके दिखा दिया, 2025 में। क्यों? वो कंपनी बढ़वानी थी, ठीक है। ये बोल मत देना कहीं पर जाके, यूपीएससी में जाके, कि कंपनी बढ़वानी थी बच्चों की। तो वो जो 17 करोड़ की कंपनी थी आपकी, नितिन गडकरी की बेटों की, दोनों की, आपको पता होगा ये डेटा, नहीं पता होगा पता, यहाँ पे देख लीजिए, 17 करोड़ की कंपनी उनकी कई गुना से बढ़ चुकी है, 500 करोड़ से ऊपर हो चुकी है उनकी कंपनी, ठीक है। और वो क्या काम करते हैं, इथेनॉल बनाने का। इसलिए जो योजना हमेशा भारत देश में, जो किसानों की आय दोगुना करने की 2022 तक का क्या था हमारा उद्देश्य था, वो अभी तक नहीं हो पाया। जो इथेनॉल 2030 तक का था वो अभी करके दिखा दिया। क्यों? इसमें थोड़ा सा खुद का ही फायदा था, बोलना कहीं नहीं हो। सरकार का हालिया निर्णय क्या है इस पर, कि उन्होंने क्या बोले, इथेनॉल मिक्स करना है, ठीक है। अब इसका ये देखते हैं हम, अपने फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। अब जो हो रहा है चलने दो, क्योंकि हम सिस्टम तभी सुधार सकते हैं जब हम सिस्टम के अंदर पहुंचेंगे, ठीक है।
क्योंकि सिस्टम ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होगा, हैशटैग चलाने से कुछ नहीं होता है। आप सिस्टम में जाओ अंदर, फिर सुधार करने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं है किसी ने सुधार नहीं कर पाया, बहुत से लोगों ने सुधार किया भी है, ठीक है, और करके दिखाया भी है। इथेनॉल राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, एक याद रखिए चीज कि आपको एक थीम नहीं पता होगी ईंधन वाली। ईंधन से हो सकता है कि हर साल एक हर साल छोड़ के क्या होता होगा, हर साल उसमें क्वेश्चन आता है ईंधन से रिलेटेड, अलग अलग चीज, जैसे फ्लाई एश से क्वेश्चन आ गया, जैव ईंधन नीति से भी क्वेश्चन आया है, ईंधन जो विभिन्न प्रकार के ईंधन होते हैं उनसे क्वेश्चन आया है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आए हैं। सरकार का हालिया निर्णय हमको पता ही है कि घरेलू चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर उत्पादन की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। जैव ईंधन नीति क्या बोलती है, इथेनॉल उत्पादन हेतु विस्तृत कच्चे माल फीड स्टॉक की सूची। अब मैंने ये फीड स्टॉक की सूची क्यों बताई कि इथेनॉल बनाने में क्या क्या लगता है, मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये क्वेश्चन देखो आप, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के निम्नलिखित में से किन का उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आया है। अब क्या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ सकता है कि इथेनॉल बनाने में क्या फीड स्टॉक के रूप में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है। तो क्या क्या आता है, गन्ने का रस, रट लीजिए बिल्कुल क्या क्या यूज होता है, सीरा, चुकंदर, मीठा ज्वार, मक्का, कसावा, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त सड़े हुए आलू, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न यानी गेहूं एवं टूटा चावल जो टूट जाते हैं, कई जगह उनको कुंची बोलते हैं, ऐसा कुछ वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है सीरा, गन्ने का रस तो हम समझ गए ये क्या होता है, सीरा क्या होता है। सीरे का मतलब यहाँ पे होता है बेसिकली क्या, जस्ट अ सेकेंड इसको मैं थोड़ा हटा दूं। हाँ, सीरे का मतलब होता है यहाँ पर क्या, जब हम क्या गुड़ बनाते हैं तो गुड़ के साथ जो हमारा गुड़ तो निकल जाता है, साथ में एक पेय पदार्थ भी निकलता है, इसी के साथ पेय पदार्थ होता है, तो उसी को बोलते हैं सीरा। जब इसी से हम शक्कर बनाते हैं, शक्कर चीनी बनाते हैं, तो भी साथ में एक पेय पदार्थ बनता है, एक सूप टाइप का बनता है, पानी जैसा द्रव पदार्थ में, उसी को क्या बोलते हैं, हम सीरा बोलते हैं। ठीक है, तो सीरा को यूज करते हैं हम, गन्ने के रस को, सीरा को यूज करते हैं हम इथेनॉल बनाने में। ठीक है, अब ये आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इथेनॉल में बेसिक चीजें ये होती क्या है। ठीक है, अब नारियल विकास बोर्ड, और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इथेनॉल जो हमने मिक्स किया है 20%, ये आपकी गाड़ियों का एवरेज कम करेगा, माइलेज कम करेगा। मतलब जो पहले 1 लीटर में आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर चलती थी, 60 किलोमीटर चलती थी, वो अब कम चला करेगी, यानी भार हम पर ही आया है, फायदा हमको नहीं हुआ है। फायदा एक चीज का बोल सकते हैं कि क्या है, पर्यावरणीय, क्या पर्यावरणीय अनुकूल है, यानी इससे प्रदूषण कम होता है, गाड़ियों से जो जो साइलेंसर से प्रदूषण होता था उसमें कमी आएगी। ठीक है, और जो किसानों की जो आय है उसमें भी वृद्धि हो सकती है, जैसे कि किसान जो गन्ना के किसान हैं, तो जो उनका मटेरियल होता था अब वो महंगा जाएगा, क्यों, क्योंकि इथेनॉल मिक्स हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस तो कम नहीं हुई, तो मतलब महंगा तो होना चाहिए, लेकिन फायदा किसानों तक पहुंचेगा या ना पहुंचेगा वो आप सभी को पता है। बेसिकली किसको फायदा पहुंच रहा है वो आप सभी को पता है, उसको छोड़िए। नारियल विकास बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या बोर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने अभी बताया अभी इसी क्लास में कि बोर्ड से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 12 जनवरी 1981 में क्या किया, इसका गठन हुआ, किसके अधीनस्थ हुआ, पता होना चाहिए। कोई भी आप क्या संस्थान पढ़ते हो, संगठन पढ़ते हो, आपकी कोई बॉडी पढ़ते हो, कोई निकाय पढ़ते हो, तो आपको पता होना चाहिए किसके अंतर्गत काम करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और किस एक्ट के अंतर्गत काम करता है, 1979 कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट के अंतर्गत काम करता है। ये आपको पॉइंट में याद करना चाहिए। और प्रीलिम्स जो प्रोग्राम वाले अभ्यर्थी देख रहे हैं, एक एक फैक्ट तो हमें याद हुआ चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम प्रीलिम्स में आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन देंगे, 12 तारीख को जो टेस्ट होने वाला है उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, तो आपसे हमको याद होना चाहिए आपको ये चीजें। उद्देश्य, नारियल कृषि को बढ़ावा देना, उत्पादकता, वो बेसिक से। ठीक है, कार्यालय नेटवर्क कहाँ है, मुख्यालय पता होना चाहिए। मुख्यालय कॉफी का पूछा था, कॉफी एक सांविधिक निकाय है, इसका मुख्यालय यहाँ है, मुख्यालय गलत दे दिया था उन्होंने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नारियल का मुख्यालय है, नारियल बोर्ड का, जो आपका नारियल का जो निकाय है ये वाला नारियल विकास बोर्ड, ये बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, केरल, कोच्चि। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी ठीक है, राज्य केंद्र वगैरह याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। मुख्य कार्य क्या है, बेसिक अनुसंधान करना है, कैसे कार्य करना है, वही जागरूकता वगैरह, सब सब चीजें, बस यही चीज है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से प्लम्प में नहीं जाता, इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब आता है एक इंपोर्टेंट न्यूज, 13 क्रिटिकल मिनरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? भारत इंडियन ईयरबुक 2025 में भी ये आया हुआ है, मैंने पढ़ा था हिंदी में, हिंदी वाले उसमें, तो ये आया हुआ है, ठीक है, इंडियन ईयरबुक में आया हुआ है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी करंट अफेयर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में दोनों में आया हुआ है ये। तो आपको क्या याद करना है इसमें? आपको 30 के 30 क्रिटिकल मिनरल्स पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। सर ये तो याद होंगे नहीं, हमें पता है, याद करने में परेशानी होगी क्योंकि बहुत सी चीज़ें याद करनी है, याद मत कीजिए, बस एक बार अच्छे नज़रिए से 5 से 10 बार पढ़ लीजिए कि कॉपर, इंडियम, गैलियम, लिथियम, ये सभी 30 को आपको पढ़ने हैं बस, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा प्रीलिम्स प्रोग्राम में, तो आपको 30 ये पढ़ने हैं अच्छे से, याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, याद होंगे भी नहीं, भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ये याद नहीं करना, हमको पॉलिटी याद करना है, ज्योग्राफी याद करना है, करंट अफेयर सही करना है, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सी चीज़ें याद करना है, तो अकेले ये तो है नहीं। तो सिर्फ देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्न में से कौन से भारत की क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में नहीं आते? तो कोई बाहर के होंगे तो आप उसको टिक कर दोगे, कौन कौन से आते हैं तो आप इनमें टिक कर दोगे। तो सिर्फ याद करने के लिए कि अगर क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आया है तो आपका क्लिक कर जाए कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ, ये तो क्रिटिकल मिनरल में आता है, तो इसको टिक कर दो बस, ठीक है। अब तथ्य क्या है, इसके फैक्ट क्या है? 2023 की बात है, भारत ने पहली बार क्रिटिकल मिनरल लिस्ट जारी की थी अपनी, कि कौन कौन से भारत में क्रिटिकल मिनरल लिस्ट है, कौन कौन से खनिज हैं हमारे पास जो क्रिटिकल हैं, ठीक है। अब और इम्पोर्टेंट न्यूज इसी के साथ मैंने जोड़ दी है, लिथियम जम्मू कश्मीर का एक ये एरिया है रिहायशी, या अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा होगा तो ये वाला एरिया आप पढ़ सकते हो। फरवरी 2023 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या, इस जिले में, रिहायशी जिले में, जम्मू कश्मीर में जो आता है, मैं लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व की खोज की। समझ पा रहे हो आप कि 59 लाख टन लिथियम रिजर्व मिला है। भारत का पहला लिथियम रिजर्व है और सबसे बड़ा तो होगा क्योंकि पहला लिथियम रिजर्व है। तो मतलब लिथियम हम यहाँ से आयन बैटरी बना सकते हैं, जो लिथियम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज और ऊर्जा भंडारण बैटरी के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे यूज होती है, रिचार्जेबल बैटरी है, ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए क्लास में। लिथियम आयन बैटरीज का मुख्य तत्व है। अभी तक भारत लिथियम को लगभग पूरी तरह से आयात करता था, लेकिन अब आयात नहीं करना पड़ेगा क्योंकि खुद पर ही मिल गया अब तो। कोबाल्ट जो इसमें नाम दिए थे उनके बारे में, डीआरसी में पाया जाता है, 70% वैश्विक उत्पादन होता है। अब ये डीआरसी क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कॉन्गो, लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो, जो एक देश है किसका, अफ्रीका का। आपको ये दिख रहा है ऊपर, थोड़ा सा इसके ऊपर कर दूं मैं, हाँ अब आपको दिखने लगा होगा ये वाला। आज ये आपको मैप में देखना है, अगर आपके सामने मैप लगा हुआ है तो साथ साथ में उस पर टिक कर लीजिए कि हाँ ये है। अब आपका होमवर्क क्या है, इसकी बॉर्डर किस किस से मिलती है, किस किस देश से इसकी बॉर्डर मिलती है, किस वाटर बॉडी से मिलती है इसकी, कौन कौन से जल निकाय से मिलती हैं इसकी जो बॉर्डर है वो, इसके अंदर कौन कौन सी नदियां हैं। सिर्फ इतना 3 चीजें मैंने आपको बताई, ये पढ़िएगा आप, ठीक है। इतना पढ़ना है बस आपको ये और पता होना चाहिए कि कोबाल्ट 70% यहाँ पाया जाता है। यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है ये, अगर आपको ना पता हो तो। REES, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसको कुछ बोलते हैं कि दुर्लभ, शायद, हाँ रेयर को बोलते हैं दुर्लभ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्या एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप हिंदी में देख लीजिएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। चाइना के पास कितने हैं? 60 से 70%। हमें तो सिर्फ एक मिला है लिथियम वाला, अभी मिला है हमको 59 मिलियन, यानी कितना, आपका कितना था हमारे यहाँ पे 5.9 मिलियन, सॉरी 59 लाख टन लिथियम रिजर्व मिला है हमको। चाइना के पास ऐसे रिजर्व तो 70% है, 60 to 70%। और लिथियम के बारे में एक चीज आपको पता होना चाहिए, लिथियम बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में क्या है, इसका ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल का मतलब होता है दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व यही है। कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना के बीच में, और थोड़ा बहुत हिस्सा है वो बोलीविया में भी है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, तो अगर इसको हम देखें तो वो इस प्रकार है कि, तो ये रहा आपका क्या गोल्ड, आपका क्या ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल किसको बोलते हैं? बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना।
इसको अगर आप देखोगे थोड़ा, मैं मैप में बता दूँ आपको, ये रहा आपका, देखो ये रहा चिली आपका, ये रहा अर्जेंटीना और ये रहा आपका बोलीविया। इन तीनों को अगर मिला दो आप ऐसे करके, तो ये क्या मिल गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। इसी को बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, क्योंकि पूरी दुनिया का लगभग 50 से 60% जो लिथियम पाया जाता है वो यहीं पाया जाता है। कहाँ पर, चिली और अर्जेंटीना और बोलीविया में। हालांकि यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली चीज है, पूछेगा कोई ना, नॉलेज के लिए होना चाहिए, जैसे कि चिली और अर्जेंटीना में से कॉमर्शियल यूज बहुत हो चुका है लिथियम का, बोलीविया में कॉमर्शियल यूज बहुत कम हुआ है। ठीक है, वहां पर है लेकिन यूज बहुत कम किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब एक टॉपिक है भारतीय शीशम, इंडियन रोजवुड। आप सभी ने देखा होगा क्योंकि हमारे आसपास ये पेड़ पाए जाते हैं, आपको ये चीज पता होना चाहिए। शीशम से क्या क्वेश्चन आया है, रोजवुड से क्वेश्चन आया हुआ है। 2023 का पेपर देख लो, मिल जाएगा 23 या 24 का पेपर। ठीक है, और 22 और भी पहले ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पर्णपाती वृक्ष पूछे गए हैं क्या पहले, हाँ 2023 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो भारतीय शीशम है वो किस में आता है, पर्णपाती वृक्ष में आता है। सामान्यतः एकल तना होता है इसका, गुम्बदाकार क्राउन होता है। गुम्बदाकार क्राउन कैसे, कि पेड़ ऐसा होता है तो ऐसा होता है पेड़, ये फैल जाता है पूरे में। ठीक है, आर्द्र क्षेत्रों में पत्ते नहीं गिरते। पर्णपाती का मतलब ये होता है क्या, कि जिनके पत्ते हैं वो एक ऋतु में आके, एक स्पेसिफिक ऋतु में आकर, एक स्पेसिफिक सीजन में आकर क्या, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पर्णपाती वृक्ष बोलते हैं। इसमें एकल तना होता है, गुम्बदाकार क्राउन होता है। आर्द्र क्षेत्रों में पत्ते नहीं गिरते हैं, यानी जहां पर नमी वाला क्षेत्र होता है ना, नमी वाला क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको सदाबहार वन और आपके क्या, भूमध्य सॉरी भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र मिलेगा आपको, वहां के जो जंगल होंगे वहां पर ये आपका क्या मिलेगा, ये वहां पर इसके पत्ते नहीं गिरते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक आवश्यकता क्या होती है, बरसात होनी चाहिए 750 से 5,000 mm, मृदा लेटेराइट जलोढ़ काली मिट्टी। ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है। वितरण क्या है, क्या स्थानिक प्रजाति पूछी गई है लास्ट ईयर, 25 में पूछा, 24 में पूछा, 23 में पूछा, जाके देख लीजिए स्थानिक प्रजाति पूछी गई है। जैसे पपीता वाला पूछा गया था, इस बार पूछा गया, इस बार हिस्ट्री के फॉर्म में पूछा गया। 24 वाले में पूछा गया था कि ये कौन कौन सी इसमें से क्या स्थानिक प्रजाति है, तो ये स्थानिक है भारत की, याद रखिएगा। शीशम एक स्थानिक प्रजाति है, यानी नेचुरल रूप से हमारे स्टार्टिंग से ये पेड़ हमारे यहाँ पाया जाता है। तो वृक्ष हमारे पास है भारत और इंडोनेशिया में, ये क्या स्थानिक प्रजाति है। अन्य देश कहाँ कहाँ पाया जाता है, केन्या, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपींस, श्रीलंका, वियतनाम में ये पाया जाता है। अध्ययन क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में सबसे कम घनत्व है इनका, बाकी अदर स्टेट से सबसे कम जो डेंसिटी है वो कहाँ पर है, ये यहाँ पर तमिलनाडु में। उपयोग किस में करते हैं, मधुमक्खी पालन, फर्नीचर, औषधीय प्रयोग, कृमि, अपच, कुष्ठ रोग, दस्त। ठीक है, तो औषधीय प्रयोग भी होते हैं इसके पत्तों के, इसकी छाल के भी और पत्तों के भी। और आपको याद क्या रखना है बेसिकली यहाँ पे, कि ये पर्णपाती वृक्ष है। इसकी विशेषता की आल क्षेत्रों में पत्ते नहीं करते हैं, बरसात की आवश्यकता कितनी होती है, कौन कौन सी मृदा में होती है, और ये स्थानिक प्रजाति है। आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं प्लिम्स के स्पेसिफिक। ठीक है, अब कॉफी, क्या कॉफी से पहले क्वेश्चन पूछा चुका है, आप सीरियस अभ्यर्थी होंगे और पढ़ रहे होंगे पीवाईक्यू, तो आपको पता है कॉफी से 3-4 क्वेश्चन पूछ जा चुके हैं लास्ट 10 साल में, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो भारत में खेती होती है इसकी कहाँ पर, 17वीं शताब्दी में ये स्टार्ट हुई। कॉफी हमारे यहाँ की स्थानिक नहीं है, बाहर से लाए गए थे कॉफी को। 24 का क्वेश्चन है ये, पता होगा आपको। बाबा बुदान की कहाँ पहाड़ियाँ, चिकमंगलूर कर्नाटक, पता होगा आपको, चिकमंगलूर कर्नाटक। नहीं पता तो आपको क्या करना है, मैप में देखना है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ है। ठीक है, तो उसके आसपास की क्या आपको मैपिंग पर चल जाएगा कि आसपास इसके कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, किसके पश्चिम में है, किसके दक्षिण में है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना यूपीएससी में, उसी तरीके से तैयारी कीजिए। अनुकूल दशाएं कौन सी हैं, जलवायु कौन सी चाहिए, उष्णकटिबंधीय, तापमान 15 से 28, पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में भी। बरसात 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर, मृदा जल निकासी युक्त दोमट, स्थान छायादार क्षेत्र और पहाड़ी और ढलान पर। आपने देखा होगा असम वगैरह की जो चाय की पत्ती होती है ना, वैसी जगह क्या होती है, कॉफी भी ऐसी ही जगह आपका क्या उत्पादन होता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखते हैं हम, वर्ल्ड लेवल पे क्या होता है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा देश, ब्राजील, याद रख लीजिए। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ब्राजील। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है, हम 7 नंबर पे आते हैं। भारत में जो उत्पादन होता है वो 2 तरह की कॉफी का होता है, मेजॉरिटी लेवल पर, मतलब मैक्सिमम लेवल पर ज्यादातर क्या 2 तरह की होती हैं। हालांकि अन्य प्रकार की भी होती हैं, बहुत कम,
मैक्सिमम कौन कौन से करते हैं हम? 2 प्रकार की, अरेबिका और रोबस्टा। ये 2 तरह की टाइप्स आपको याद रखने हैं। कहाँ होते हैं? नीलगिरी क्षेत्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। शीर्ष राज्य कौन से हैं? कर्नाटक में 70% उत्पादन होता है। कॉफी बोर्ड पूछा गया था क्या? पूछा गया था ना? हाँ, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। कॉफी बोर्ड, हाँ देखो ये आ गया। स्थापना 1942 में हुई। कॉफी एक्ट 1942 से चलता है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। यूपीएससी ने और कुछ लिख दिया था इसकी जगह, मे बी शायद कोलकाता लिख दिया था शायद, अगर मुझे सही याद, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है, मुझे जैसा याद आ रहा है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो कोलकाता होगा। बाकी इसका, लेकिन मुझे ये पता है कि सही आंसर ने दिया था यूपीएससी ने। जो स्टेटमेंट लिखा था उसने उसने सही नहीं लिखा था, उसने लिखा था बेंगलुरु की जगह और कोई स्थान लिखा था, लेकिन इसका क्या था? बेंगलुरु। मंत्रालय किसके अंतर्गत काम करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कार्य वही, जो बेसिक जागरूकता, ब्रांडिंग वगैरह, उत्पादन को बढ़ावा, सस्टेनेबिलिटी वगैरह, ये चीजें सब, ठीक है। अब कपास पे आते हैं। सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड, कपास से भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, आप सभी को पता होगा यूपीएससी, क्योंकि हम थीम वही उठा रहे हैं जो पूछे जाते गए हैं, पूछे जाएंगे, क्योंकि करंट में है, स्टैटिक में है और पीवाईक्यू में है। तीनों का कॉम्बो डेडली कॉम्बिनेशन होता है। डेडली मतलब क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ऐसा नहीं है कि फिल्म्स का क्वेश्चन कहीं से ही बन जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। और क्या हमने 2025 में ऐसे बताया था? बिल्कुल बताया था। और क्वेश्चन आए भी थे, जो पुराने अभ्यर्थी होंगे उनको पता होगा ये चीजें, कि हमने जो चीजें बताई थी तो मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हालांकि हमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया था, हमने इकोनॉमी पढ़ाई, मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए। हमने कुछ पीडीएफ वगैरह दिए थे, कुछ करंट अफेयर्स के, उसमें से भी क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और जो चीजें बताई थी हमने, जो एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स सिखाई थी, वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व हुए। उपनाम सफेद सोना बोलते हैं। प्रकृति, प्राकृतिक रेशा निकलता है, कपास, रुई रुई। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय खरीफ फसल, जी याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय खरीफ फसल, उच्च तापमान में होती है, हल्की वर्षा चाहिए, 210 पाला रहित दिन दिन चाहिए इसके लिए। मैं विजन विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज दे रहा था, उसमें एक क्वेश्चन था यही वाला, कि ये 210 पाला रहित दिन चाहिए उसको, ठीक है। तो उसको मैं पढ़ रहा था, तो ये क्वेश्चन यही था, कपास से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा गया था। मिट्टी, दोमट, मध्य भारत की काली चिकनी और दक्षिण में लाल काली मिट्टी में ये क्या? कपास का उत्पादन हम करते हैं। सहनशीलता, लवणता आंशिक रूप से सहन कर लेता है। जल भराव के प्रति संवेदनशील होता है, यानी जल भराव हो गया तो पूरी जो खेती है हमारी वो खराब हो जाएगी। उत्पादन भारत चीन के बाद सेकेंड नंबर पे आता है, चाइना फर्स्ट पर। सबसे बड़ा उत्पादक है, 4 प्रजातियां उगाई जाती हैं कपास की हमारे यहाँ। प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हालिया नीति क्या है? 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई है। क्या? आयात शुल्क पे जो छूट मिली है, अगर हम आयात करते हैं तो उस पर जो टैरिफ वगैरह लगता है, जो शुल्क लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, उस पर क्या 31 दिसंबर 2025 तक क्या छूट प्रदान की गई है, आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसलिए क्या था जी? करंट अफेयर्स न था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन रिपीट होता है, क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अरगट्टा वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, वो दोबारा आया। रामास्वामी का क्वेश्चन पहले आया था, बिल्कुल आया था, दोबारा आया। और भी इससे कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके, ईंधन नीति से लेकर और सारे कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई कुछ सारे क्वेश्चंस हैं, रिपीट होते हैं, कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और एक फेमस कोचिंग की जो एड टेक में सबसे बड़ी कोचिंग है अभी, पीडब्ल्यू, उनके टीचर ने कहा था कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करता यूपीएससी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन टीचर सही बोल रहा है, आंख बंद करें, किसी भी विश्वास ना करें। जो आपको क्या दे रहा हो, विथ फैक्ट, डेटा, फैक्ट फिगर दे रहा हो कि हाँ देखो ये है, विथ प्रूफ, उसी टीचर को क्या आप विश्वास कीजिए हमेशा, ठीक है। तो हमेशा किसी भी, कोई टीचर भले ही 20 साल का एक्सपीरियंस हो, 25 साल का हो, 50 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर वो विद प्रूफ बोल रहा है तो मान लीजिए, विदाउट प्रूफ मिल रहा है, कुछ भी फेंक रहा है तो मत मानिए, ठीक है। आपको अपनी प्रिपरेशन करना है और आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि आपको किसी टीचर को भगवान मानना है, ठीक है। तो फेमस टीचर हैं, उनका नाम लूंगा, मुझे नाम भी मैंने एक दिन देख लिया कि उनका नाम क्या था, ठीक है। उन्होंने अपनी मैराथन क्लास में बोला था, एनवायरमेंट की मैराथन क्लासेस ले रहे थे 2025 में। वो उन्होंने क्या बोला था, वैसे मैं टीचर के बारे में बोलूंगा नहीं, देखिए मैं नाम तो बिल्कुल नहीं लेने वाला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला 2025 में मैराथन क्लास में एनवायरमेंट के लिए ले रहे थे, पीडब्ल्यू की कोचिंग, पीडब्ल्यू वाली कोचिंग वाले थे वो। आप सर्च मत कर लेना, आप देख के बस ये समझ जाइए कि हाँ, वो ये बोल रहे थे कि लोग बोलते रहते हैं पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, पीवाईक्यू से रिपीट तो करता ही नहीं यूपीएससी, यूपीएससी ने कभी रिपीट किया? अब उनको कोई बोलने वाला ये नहीं था, सब उनसे बोला कि हाँ सर, हाँ सर। लेकिन जो रियल में सीरियस एस्पिरेंट हैं, जिनको नॉलेज है,
जिनको पता है कि यूपीएससी रिपीट थीम करता है, डायरेक्ट करता है कुछ क्वेश्चंस में, और इनडायरेक्टली तो वो बहुत करता ही है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि दादा भाई नौरोजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए, कोर एरिया थीम से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया अरगट्टा वाला, जाके देखिए। रामास्वामी वाला क्वेश्चन देखिए जाके, आत्मसम्मान आंदोलन देखिए जाकर, कई सारे क्वेश्चन है। आप मुझसे पूछिए, कमेंट में पूछ लीजिए मुझसे, सर और क्वेश्चन बता दूंगा, और क्वेश्चन बता दूंगा आपको जो रिपीट हुए हैं। डायरेक्टली होंगे 2-3 क्वेश्चन, इनडायरेक्टली होंगे 10 से 20 क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। कपास निगम स्थापना कब हुई? 1970 में वस्त्र मंत्रालय ने की थी। ये निगम है कपास निगम, क्योंकि अब इसके बोर्ड हमने पढ़ ली, किसके? कॉफी का पढ़ लिया, नारियल का पढ़ लिया, अब कपास पढ़ रहे हैं तो कपास का भी पढ़ लेते हैं। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। किसके अंतर्गत आता है? वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, बस उद्देश्य क्या है? वही बेसिक जो होते हैं। अब इम्पोर्टेंट आता है जो अभी जीएसटी परिषद और हालिया सुधार। सभी को पता है कि अभी जीएसटी में सुधार हुए हैं। जो हमारी 4 स्लैब्स हुआ करती थी उनको 2 स्लैब्स में बांट दिया गया है। तीसरी आप बोल सकते हैं जिनको सिन गुड्स बोला है, उसको स्लैब में नहीं बांटा है, जीएसटी के अंतर्गत है लेकिन उन पर सिन गुड्स बोला गया उसको। ठीक है, तो वो स्लैब अलग अलग मान सकते हैं आप, एक मानना चाहो तो 3 बोल सकते हो, वैसे 2 स्लैब्स है। 2 स्लैब्स कौन सी? आपकी कौन सी? 12 हटा दी गई है और 28 वाली हटा दी गई है। यानी 28 वाली जो चीजें थी वो 18 में डाल दी गई, तो 18 वाली जो चीजें थी उनमें से कुछ जो 12 वाली चीजें थी उसको 5 में कन्वर्ट कर दिया गया, जिस पर 5 था उसको 0 कर दिया गया। जो बेसिक नीड्स की जरूरत होती है, बेसिक नीड्स यानी दूध, पानी वगैरह, आटा वगैरह, इन सभी चीजों पर क्या कर दिया गया? 0 कर दिया गया है। ठीक है, जो हम हेल्थ बीमा लेते थे, हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे, उस पर 0 कर दिया गया है। अब आपके प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं उस पर मैं चर्चा करता हूँ। संवैधानिक आधार क्या है? 279A, जाके अभी पढ़ो पॉलिटी में जाके। ठीक है, 279A क्या बोलता है? बुक नहीं उठा पा रहे हो तो डायरेक्ट सर्च कर लो गूगल पर, 279 क्या है। 101 बस संविधान संशोधन, बहुत बड़ा है ये तो, आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है जीएसटी परिषद की? केंद्रीय वित्त मंत्री। गठन किसने किया था? राष्ट्रपति द्वारा। उद्देश्य क्या है? जीएसटी दर का निर्धारण व केंद्र राज्य की वो सिफारिश है कि ये कीजिए। 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी ये चीजें। कर स्लैब क्या है? केवल 2 दरें बची हैं, 5%, 18%। पहले कौन सी थी? 12%, इसको समाप्त कर दिया गया, 28% इसको खत्म कर दिया गया है। अब क्वेश्चन यूपीएससी अगर ज्यादा फैक्चुअल पूछना चाहेगा ना, वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है किस चीज पर कौन कौन सी चीजें, कौन सा टैक्स लगता है, कौन सी स्लैब का टैक्स लगता है। जैसे कि टीवी, एसी वगैरह पर, इलेक्ट्रॉनिक चीज पर कौन सा टैक्स लगता है, तो आपको पता होना चाहिए 18%। बीमा स्वास्थ्य पर 0%। सिन गुड्स, तम्बाकू, लग्जरी का, सॉफ्ट ड्रिंक्स 40%। दूध, पनीर, चपाती, पराठा, दवाई, साइकिल, कृषि उपकरण पर 5%। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको इसको इसमें से मत देखिएगा, आपको ऑफिशियल आपको एक पेज हम क्या कर देंगे, आपसे साझा कर देंगे जिसमें लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो मैं आपको टेलीग्राम पर साझा कर दूंगा वो चीजें। हो सकता है इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मुझे लग रहा है ठीक भी हो सकती है। बाकी कॉन्सेप्ट यही है कि ये चीजें हुई हैं, बाकी एग्जैक्ट चीजें कौन कौन सी सस्ती हुई हैं, किस स्लैब में कौन सी वस्तु आती है, कौन सी सर्विस आती है, उसका मैं अलग से दे दूंगा जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, आपके पास पहुंच भी गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं आपसे साझा कर दूंगा। अब संस्था का सुधार के लिए क्या है? जीएसटी अपीलीय अधिकरण होता है। जीएसटी जीएसटी-एटीए की स्थापना किसके लिए की गई थी? विवादन निपटान तेज, यानी कोई विवाद होता है राज्य केंद्रों में जीएसटी को लेकर, तो उसका जो निपटान है वो कौन करेगा? तो जीएसटी अपीलीय कौन करेगा? अधिकरण करेगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको पढ़ना क्या है? आप सीधा सा ये नहीं कि ये पढ़ ले खत्म, ये चीज में जो आपको बताएं ये आपको पढ़ना है, ये भी याद करना है। आपको पढ़ना है कि जीएसटी कैसे काम करती है, इंटर स्टेट जीएसटी क्या होती है, सीजीएसटी क्या होती है, एसजीएसटी क्या होती है। ठीक है, नहीं पता हो तो सिंपल क्या करना है कि सर एक वीडियो सिंगल लिख दीजिए, सर वन वीडियो ऑन जीएसटी। मैं आपको फुल टॉपिक पढ़ा दूंगा जीएसटी का, फुल टॉपिक पूरा खोल के। अगर क्वेश्चन जीएसटी से आता है तो पूरा क्वेश्चन वहां से बाहर जाएगा ही नहीं, कैसे भी नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, नहीं जाएगा क्वेश्चन बाहर वहां से। ठीक है, तो जीएसटी टॉपिक में पढ़ा दूंगा। सिंगल क्या कमेंट कर देना है? वन वीडियो ऑन जीएसटी। अब देखो 1-2 स्टूडेंट्स के मैसेज आए तो हमें भी लगता है कि एक स्टूडेंट्स के लिए क्या बनाए। अगर 15 से 20 स्टूडेंट के मैसेज आ गए कि वन वीडियो ऑन जीएसटी, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा पूरा। ठीक है, एक लंबा सेशन, 1 से लेकर 1.5 घंटे तक का। अब जर्मनी बहुत ज्यादा अभी चर्चा में था,
तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसकी मैपिंग करनी है। मैपिंग में हमें इसको पूरा लिख के दे दिया है। राजधानी कौन सी है, बर्लिन। स्थान का मध्य यूरोप। यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, जर्मनी की। ठीक है। सीमाएं कौन सी हैं, उत्तर में डेनमार्क, पोलैंड, पूर्व में पोलैंड, चेक गणराज्य। ये पूरा हमने लिख के दे दिया, आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे कि अगर इसको हम थोड़ा सा जूम कर लें, जस्ट सेकंड। हाँ, ये रहा डेनमार्क, किसमें, उत्तर में। पूर्व में पोलैंड, ये चेक रिपब्लिकन। ठीक है। और आपका ये नीचे की साइड, ये ऑस्ट्रिया है, ये स्विट्जरलैंड। और क्या है आपका, ये बेल्जियम, ये नीदरलैंड। ठीक है। ये आपको क्या करनी है, ऐसी मैपिंग करनी है। किस किस समुद्र से ये क्या टच होता है, तो नॉर्थ सी यहाँ पे मिल गया ये। ठीक है। और इधर की साइड देखो तो बाल्टिक सी से यहाँ पे टच नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाल्टिक सी से आप डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। अगर समुद्र के पार देखो तो स्वीडन पहुंच जाओगे। ठीक है। तो आपको बेसिक मैपिंग इसकी करनी है। ठीक है, बस ये काम आपको करना है खुद से। तो बस ये काम आपको खुद से करना है। ये पूरा मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख के दे दिया है। बस आपको इसकी पता होना चाहिए। ठीक है। नदियां कौन कौन सी हैं, राइन सबसे लंबी, एल्बी, डेन्यूब। लेक कॉन्स्टेंट्स, काली जल की सबसे बड़ी झील है किसकी, जर्मनी की, लेक कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जर्मनी में। जलवायु कौन सी, शीतोष्ण। और ये रही आपकी अफगानिस्तान की क्या मैपिंग। अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी वहां भूकंप आया। ठीक है। तो हो सकता है अफगानिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो दोबारा क्वेश्चन पूछ से। और एग्जैक्ट यही पूछा था कि अफगानिस्तान की सीमा किस किस से लगती है, बॉर्डर कंट्रीज कौन सी, वो यही क्वेश्चन तो पूछा था। तो आपको दोबारा से आप सिर्फ बॉर्डर कंट्रीज नहीं देखेंगे, थोड़ा अंदर जाके देखेंगे कौन सी विशेषता क्या है, उपनाम क्या है, गेटवे टू एशिया। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है, तो पता ही होना चाहिए, यहाँ पे गलती गुंजाइश नहीं है। भौगोलिक विशेषता क्या है, नदियां कौन सी हैं, अमू दरिया, हेलमंद, काबुल नदी। कहाँ से निकलती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मैपिंग करनी है आज। सर्वोच्च बिंदु कौन सा, माउंट नौशाक। कौन सा बिंदु का, माउंट नौशाक। जलवायु, गर्मियों में अत्यधिक गर्म और सर्दियों में अत्यधिक ठंडी। अब सेशल्स, सेशल्स द्वीप का अपना नाम बहुत सुना होगा। ठीक है, मेरे सामने तो मैप रखा हुआ है पूरा, ये नीचे की साइड टेबल पर ऐसे रखा हुआ है पूरा मैप, वर्ल्ड मैप बड़ा वाला। तो सेशल्स द्वीप मुझे दिख रहा है। ठीक है, भारत की हिमाचल में नीचे जाओगे तो आपको सेशल्स द्वीप मिल जाएगा। अगर ना पता हो तो आज मैप में देखिएगा। फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन इंडियन नेवी ने क्या किया, पोर्ट विक्टोरिया। कैपिटल है ये क्या, सेशल्स की, में लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट के तहत पहुंच बनाई है, यानी भारतीय नौसेना वहां पहुंची है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश है ये, अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है, सेशल्स। तो सेशल्स द्वीप एशिया में नहीं आता, ये द्वीप आता है किसमें, अफ्रीका में। भौगोलिक संरचना, ये मक्करेन सबमरीन पठार पर है। ठीक है। द्वीप 12 ग्रेनाइटिक प्लस 113 कोरलिन है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माहे। राजधानी जो विक्टोरिया है वो इसी द्वीप पर है। प्रमुख समूह है वो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। स्थलाकृति कौन कौन सी है, ये लिखिए आपके सामने। ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज है, ये उसकी आपकी मैपिंग की थी। एक है पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन। पाइपलाइन से 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले इनडायरेक्टली पूछे थे, पाइपलाइन से क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी जैसे कि इस बार पूछा गया था ना, INSTC। तो आप जरूरत हो जाता है कि आपको BRI भी पता हो, BRI, या आपको चाइना का पता हो कि चाइना जो रोड डाल रहा है तो वो कहाँ कहाँ से निकलेगा। ठीक है। और एक और है, अगर मैं सही IMEC, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपको पूरे कॉरिडोर ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, या बाद में सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में आपको साथ साथ में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा पूरी मैपिंग को। ठीक है। हालिया घटना क्या हुई है, रसिया और चाइना ने मिलकर क्या किया है, एक समझौता किया है, वो भी बाध्यकारी। बाध्यकारी जब हो जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश में, कि बाध्यकारी है कि करना ही पड़ेगा आप। तो क्या बोला है कि पाइपलाइन के लिए बोला है कि क्या लेगा, अब गैस लेगा चाइना, किससे लेगा, रशिया से। क्यों, क्योंकि रशिया को भी जरूरत है किसी ऐसे ग्राहक की जो कि मना नहीं करे बार बार। जैसे यूरोप बोल देता है कि तुम यूक्रेन पर युद्ध बंद कर दो, नहीं तो हम गैस बंद कर देंगे। अमेरिका टैरिफ लगाने की धमकी देता है जैसे। ठीक है। तो चाइना कैसे है, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ करते रहो, मुझे मतलब नहीं है। तो अन्य नाम क्या है इसका, अल्ताई पाइपलाइन। पश्चिमी साइबेरिया से क्या, मंगोलिया जाएगी, मंगोलिया से उत्तरी चीन पहुंचेगी ये पाइपलाइन। महत्व जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है।
अब एक और न्यूज़ है क्या, ये आपको पाइपलाइन का इसके बारे में बस ये पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको बताया बस इतना ही पता होना चाहिए आपको, बस आपको पता होगी कहाँ से कहाँ आ रहा है। और बाकी मैंने आपको जो चीज़ें बताई यहाँ पे, INSTC, IMSC और आपका चाइना का जो कॉरिडोर जो बना रहा है वो BRI, वो आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी है दालों के ऊपर, क्या दाल या दालें बोल सकते हैं, दालों बोल सकते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, अच्छी बात है। सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ये दो चीज आपको याद रखनी है। पहला, दालों में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। सेकंड, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, यानी हम जितना पैदा करते हैं उतना ही खा भी लेते हैं, खत्म कर देते हैं, पूरा कंजप्शन कर लेते हैं, पूरा उपभोग कर लेते हैं। वैश्विक हिस्सेदारी कितनी है? 28% है हमारी भारत की, मतलब बहुत बड़ी हिस्सेदारी है विश्व में। रणनीतिक महत्व क्या है? प्रोटीन है, आपको पता होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ये क्वेश्चन आया था चना से रिलेटेड, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस घटाते हैं, कम करते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चुनौतियां क्या है? उत्पादकता कम है थोड़ी सी, वैश्विक औसत कितनी है? 0.969 और हमारे यहाँ कितनी है? 0.74, जीरो लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यानी हमारी जो वैश्विक स्तर पर है वो उनकी तुलना में हमसे उनकी तुलना में उनसे हमारी कम है। क्षेत्र में कमी है हमारे में, कि दाल कम क्षेत्र में हो रही है। सब लोग धान कर रहे हैं, चना कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी फसलें दालें वगैरह कोई ज्यादा नहीं करता है। उत्पादन में गिरावट हुई है, लास्ट जो 2 वर्ष है उसमें गिरावट हुई है। और बरसात पर बहुत ज्यादा निर्भर है, मानसून पर निर्भरता बहुत बड़ी बात है इंडिया में, मतलब बहुत जो मेन चीज है, जो कारक है, इशू है, वो यही है, ठीक है। ये तो बस रोड मैप है क्या करना है, ठीक है। ये आप वैसे पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा है कि 1 ब्लॉक 1 सीड विलेज सब्सिडी प्लस ट्रेसेबिलिटी। अब इंपॉर्टेंट आता है आपका क्या? SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस बार मोदी जी पहुंच गए, तीनों मिलके फोटो वगैरह सेशन वगैरह करवा लिया, तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये, ठीक है। और महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? अमेरिका ने टैरिफ लगाया, इंडिया एकदम से पूरे मीडिया में आ चुका है कि रशिया, चाइना और इंडिया मिल चुके हैं आपस में। और अगर आप मीडिया में रहते हो, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हो, तो एक प्रसिद्ध मीडिया वाले हैं अमेरिका के, उन्होंने बोला है कि अगर रशिया, चाइना और इंडिया अगर साथ मिलकर काम करने लगे तो अमेरिका 21वीं सदी में उससे कभी प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है अपने देश के लिए, ठीक है। तो उस मीडिया वाले ने क्या बोला है? सच्चाई को सामने रखा है कि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो SCO को पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में, ठीक है। बीजिंग चीन में, चाइना में। स्थापना कब हुई? 2001 में संघाई समिट में हुई थी, ठीक है। तो कब इसकी स्थापना हुई थी? संघाई समिट में। क्या इस बार नाटो के सदस्य पूछे गए? 2025 में पूछे गए। क्या कभी तुर्की के जो संगठन है उसके सदस्य पूछे गए? पूछे गए। क्या G20 सदस्य पूछे गए प्रीलिम्स में? कभी पूछे गए हैं। तो कितने सारे क्वेश्चन हैं सदस्यों को लेकर कि इसके सदस्य कौन कौन है, ठीक है। तो इसके 10 सदस्य हैं, चाइना, रशिया, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस। 10 सदस्य हैं, रट लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, कैसे भी रटिएगा, रट लीजिएगा बस, ठीक है। मध्य एशिया में आपके 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। 5 में से 4 इसके भाग हैं। कौन भाग नहीं है मध्य एशिया का? वो है तुर्कमेनिस्तान। कौन सा देश इसका भाग नहीं है? तो तुर्कमेनिस्तान इस SCO का भाग नहीं है। देखो, ठीक है। 10 सदस्य हैं तो इनको रट लीजिएगा, हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि कौन कौन इस देश, कौन कौन SCO के सदस्य हैं, ठीक है। 2 ऑब्जर्वर हैं, डायलॉग पार्टनर्स कितने हैं? 15। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सदस्य याद कर लीजिए बस। संस्था का ढांचा कैसा चल रहा है इसका? हेड ऑफ स्टेट काउंसिल कौन है? सुप्रीम बॉडी है इसकी, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल कौन है? एडमिन एंड बजट देखता है। स्थानीय निकाय कौन कौन से? सेक्रेटरिएट बीजिंग में है, RAT है ताशकंद में, ठीक है। इनकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी? वो है इनकी क्या? रशिया वाली और चाइना की मंदारिन, ठीक है, अगर मैं सही हूं तो, ठीक है। इसमें होगा शायद, मैंने पढ़ा था कहीं, हाँ ये लिखा है, रूसी और चीनी। रसिया में बोली जाने वाली भाषा रूसी और चीनी, चीनी में तो मंदारिन बोलते हैं उस लैंग्वेज को, ठीक है। अब ये अनक्लॉज, लॉ ऑफ सी कन्वेंशन। अब ये खुद में टॉपिक बहुत बड़ा है, खुद में टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको लेने के लिए लगभग
समझाने के लिए लगभग 30 से 40 मिनट चाहिए अच्छे से, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। 2022 या 23 का क्वेश्चन भी है यही, टाइप क्वेश्चन आया है अनक्लोज से लेकर लॉ ऑफ सी कन्वेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। तो इस टॉपिक को मैं अलग से पढ़ा दूंगा, और मैंने आपसे किसका वादा किया, अगर आप बोलोगे तो जीएसटी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, यूट्यूब पर अगर आप बोल दोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी फिल्म्स प्रोग्राम में तो हम पढ़ा नहीं वाले हैं इसको, ठीक है। तो फिल्म्स प्रोग्राम में कुछ नहीं छूटेगा, उनको तो हम सब देने वाले हैं, जितना हो सकता है हमसे उतना देंगे, ठीक है। समय आने पर, जैसे समय आता जाएगा आपको सब कुछ मिलता जाएगा। और फिल्म्स प्रोग्राम वालों के लिए गारंटी, मतलब उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं बस, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आपको लगता है फिल्म्स प्रोग्राम में जुड़ना है, और सबसे पहले एक आपका संदेह कि अभी से फिल्म्स पढ़ेंगे तो मेंस रह जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। हमने बार-बार बोल दिया, हमने प्रीलिम्स प्रोग्राम में ही बोला है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं छोड़नी है। साथ-साथ में सिर्फ थोड़ा-सा पढ़ते चलना है बस। और ये थोड़ा-थोड़ा पढ़ना ही क्या, आपको प्रीलिम्स में सफलता दिलाएगा बाद में। और जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं मान लीजिए, और जो स्टूडेंट अभी से तैयारी कर रहा है एक स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की क्लासेस के साथ, एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग, सीसेट को साथ में लेकर, पीवाईक्यू को साथ में लेकर, तो उसका सिलेक्शन जल्दी होगा या जो दिसंबर से स्टार्ट करेगा। तो वो आप पर निर्भर है कि आपको करना क्या है, ठीक है? तो उस चीज़ को आपको लेके आगे चलना है, ठीक है? लेकिन मेरा अभी से सुझाव रहेगा, मान लीजिए अगर आप प्रीलिम्स प्रोग्राम जॉइन नहीं भी करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत कीजिए, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर आप एक स्ट्रक्चर वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। प्रीलिम्स में जीएस की भी और सीसेट की भी अभी से टेस्ट लगाइए। हमारे टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। मेन टेस्ट सीरीज हमारी जनवरी से स्टार्ट होगी, जो 21 टेस्ट होंगे उसमें मुख्य। और ये वाली काउंटिंग तो हमने की नहीं है जो दिसंबर तक होने वाली है। इसमें तो हम बहुत सारे टेस्ट लेने वाले हैं। पीवाईक्यू के टेस्ट अलग होंगे, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टेस्ट होंगे, 2 बार टेस्ट होंगे एक ही सब्जेक्ट के। ये पॉलिटी के 2 टेस्ट होंगे, करंट अफेयर्स के टेस्ट चलते जाएंगे ऐसे ही। करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, रिवीजन होगा, कई सारा कंटेंट मिलेगा। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी, उस टॉपिक का कंटेंट हम इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो उसकी क्लास लेंगे। पीवाईक्यू क्लासेस मिलेंगी आप सभी को, बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो आप ले सकते हो। अगर ना भी कर पाओ तो जो मैंने आपको बताया, तो इन चीज़ों को आप कहीं से भी ढूंढकर खुद से कीजिएगा। आपकी तैयारी अभी से बेस्ट करनी होगी, तभी आपको प्रीलिम्स क्वालीफाई हो पाएगा, ठीक है। अगर आप सोच पा रहे अगर आप सोच रहे हो कि दिसंबर से पढ़ के हम प्रीलिम्स क्वालीफाई करना, तो आप कंपटीशन देखो अपना, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर वे में अभी से प्रीलिम्स को लेकर, जो करंट अफेयर्स लगातार पढ़ रहे हैं। स्टैटिक हम पढ़ा रहे हैं उनको, पीवाईक्यू हम पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, शेड्यूल दे रहे हैं। तो क्या आप उससे कॉम्पीट कर पाओगे? अगर आप बहुत ज़्यादा खुद में क्या और कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो कि हाँ मैं तो कर लूँगा, तो ज़मीनी हकीकत से आपको वाकिफ़ होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी अगर आपको प्रीलिम्स प्रोग्राम में जॉइन होना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। आप जॉइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए, यूपीएससी एमडी वॉरिस नाम से, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो यूट्यूब के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उन सभी से बोल दूँ जो प्रीलिम्स प्रोग्राम में इसको देखने वाले हैं, प्रीलिम्स प्रोग्राम के हमारे जो अभ्यर्थी हैं पेड वाले, जो फिल्म्स लक्ष्यवेध बैच के जो अभ्यर्थी हैं, उन सभी को अच्छे से ये पूरा पढ़ लेना है। पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा जस्ट इस वीडियो के साथ ही, और इससे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट टेस्ट में 12 तारीख को, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।